नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और साइंस के अंतर्गत आपका जो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का पोर्शन था उसे मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिसके बाद मैंने आपके फिजिक्स की शुरुआत की थी और फिजिक्स में आपको मैंने जो आपको फिजिक्स का तीसरा चैप्टर होता है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत के नाम से जानते हैं, जिसे मैंने आपको पूरी तरीके से जो उसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी था उसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात रह जाती है कि इसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर इससे एमसीक्यू कैसे बनते हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है वो आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये एक आपके फिजिक्स का या कह सकता हूं आपके साइंस का एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करता है या फिर इसका ज्यादा वेटेज होता है। तो हमें भी इस चैप्टर को कुछ इसी तरीके से तैयार करना है। क्या इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए, जो भी न्यूमेरिकल आए या कुछ भी आए, सबको आपको पूरी तरीके से कर लेना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी बता दी, और कोई भी चैप्टर तब तक क्लियर नहीं होता जब तक कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने से ही नहीं होता। जब तक आप उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, आप उसको लगा नहीं लोगे तब तक वो चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। और जैसा कि आपको भी पता है कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस चैप्टर के लिए या फिर कह सकता हूँ इस चैप्टर का जो एमसीक्यू होता है वो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके 50 होंगे। और ये सभी आपके कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो आपको पहले पूछे गए होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने जो भी आपको पढ़ाया सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप वो सारे चार मतलब इस चैप्टर के मैंने 4 वीडियो बनाया, अगर आप वो देख लेते हो तो जिससे क्या होगा, इस चैप्टर में मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा आप सारे कर लोगे। और ये याद रखिएगा कि ये सारे पीवाईक्यूज है, तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और आपको इसे ध्यान भी देना होगा। इसके बाद मैंने इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताते जाऊंगा और एमसीक्यू में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उस चीज को मैं जब डिस्कशन करूंगा तो उसके साथ ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यानी कि मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। इसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आए जिसकी संख्या आपको 10 मिलेगी, और कुछ और मैं भी बताऊंगा जिससे क्या होगा, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो क्या है आपके पीवाईक्यूज है, यानी कि आज जितने भी हैं सब कुछ पिछले साल आपके पूछे गए हैं। ज्यादातर मैंने क्वेश्चन को 2018 से 2025 तक के क्वेश्चंस को लिया है, लेकिन इसका केवल यही मतलब नहीं है कि ये जो क्वेश्चन आपके 2018 से 25 के बीच आए हैं ये केवल इसी बीच पूछे गए, इसके पीछे भी यानी 2018 से पहले भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे बस बात कर रहे हैं 2018 से 25 के बीच। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पीछे और भी पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरे इस चैप्टर के एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, शॉर्ट, सब कुछ सारी चीजें इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ाने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिले, और बचे हुए जो भी चल रहा है सबके एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन और भी सारी चीजें होंगी मैं आपके लिए बताऊंगा। क्या आप अपने बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। और पहले यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा क्या है, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। और हम सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे आपका किससे, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत आपका 50 एमसीक्यू के साथ करते हैं। तो आइए एक एक करके इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आपका, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने जरूर पढ़ा होगा इसे चैप्टर में, लेकिन उस टाइम आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका 2018, 2019, 2021 और 2023, यानी कि ये 4 सालों में पूछा गया है। तो ऐसा ये तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अगर 4 सालों में बार बार रिपीट हो रहा तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिख रहा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और क्या क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में कि विद्युत धारा क्या होता है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, साथ में इसके फॉर्मूले को भी लिखिए। अब मैंने आपको चैप्टर में क्या पढ़ा था, विद्युत धारा क्या होती है, किसी भी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस दर से प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और आपने क्या पढ़ा था
Q इज इक्वल टू, आपने एक यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू IT। इस प्रकार से आपने फॉर्मूला पढ़ा, यानी कि ये I क्या है, यहाँ पे I आपका धारा, Q क्या है, T क्या है, समय, यानी कि आपका I यानी कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत धारा। तो इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है Q का मतलब आवेश, तो ये हो जाएगा आपका आवेश, और दूसरा क्या, जापान में आपका आ जाएगा समय। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आवेश बाई समय। यानी कि हमें इसका क्या पूछा है यहाँ पे, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन से बनेंगे। पहला, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, साथ ही साथ आप इसका क्या लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिए। तो किसी भी चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश और बटा के समय। और मैंने इसका SI मात्रक आपको बताया था, जो था आपका एम्पियर, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एक और इसका SI मात्रक होता है, वो क्या होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम, और आपने समय का जो मात्रक पढ़ा होगा सेकेंड। तो SI मात्रक इसका क्या हुआ, एम्पियर, और एक और इसका अगर मात्रक पूछेगा तो वो होगा कूलाम पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका SI मात्रक लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, आपने सारी चीजें यहाँ पे इसको क्लियर कर ली। यानी कि MCQ बनेगा तो भी आप इसको सॉल्व कर जाओगे, और अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो भी आप इसको सॉल्व कर जाओगे। और क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा की डेफिनेशन, विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, विद्युत धारा का फॉर्मूला, और विद्युत धारा के दो मात्रक आप लिख दोगे, बिल्कुल आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या दे रहा, विभवांतर। जैसा कि मैंने विभवांतर के बारे में आपको क्या बताया था, जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी एक बिंदु से एक कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दी, एक बार फिर से मैं इसको बताता हूँ। क्या मैंने बोला कि एक बिंदु यहाँ पे आपका क्या है, A, और यहाँ पे एक बिंदु है आपका B। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका +1 कूलाम क्या है, आवेश रखा गया है। तो होगा क्या, मैं इस चीज को, यानी कि ये +1 कूलाम को जब B से उठा करके A की तरफ लेके जाऊंगा तो कुछ आपका कार्य होगा, यानी कि W होगा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से एक कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जैसा कि आपको भी पता है, और आपने पढ़ा था वहां पे विभवांतर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा कि विभवांतर को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल V से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होगा, आपका मात्रक होता है इसका वोल्ट, यानी कि इसका जो SI मात्रक है वो आपका वोल्ट हुआ। और साथ ही साथ इसका जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कैपिटल V इज इक्वल टू होता है W/Q, यानी कि ये इसका क्या हुआ फॉर्मूला। और हमसे इसमें पूछा क्या था, हमसे बस यही, ये आपने ये भी देखा कि ये कब कब पूछा गया, ये आपका 2018, 2020 और साथ में 2022 में पूछा। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो केवल आपके यूपी बोर्ड से नहीं, अदर बोर्ड से भी क्वेश्चंस आपके रिलेटेड है। मतलब हमें तो चैप्टर यही होता है, वहां पे भी पढ़ना होता है, जिससे क्या होंगे, वहां के भी क्वेश्चंस आपके शामिल है, कुछ यहाँ के भी। तो बस हमें MCQ से मतलब है, लगाना है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या हुआ आपका फॉर्मूला, इसका आंसर आपका A सही हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से भी कैसे क्वेश्चंस बनेगा, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर लिखिए, विभवांतर का मात्रक लिखिए, ये सारी चीजें यहाँ की मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके अच्छे से क्लियर हो गए कि विभवांतर क्या होता है। फिर से मैं एक बार क्लियर करा दे रहा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक, इसका फॉर्मूला, यानी कि आप इसके बारे में जितनी भी जानकारी जानते हैं सब बताएंगे। आप विद्युत धारा कहते हैं, किसी भी चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इसको हम लोग I से बताते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटा के समय। एक और मात्रक हो गया कूलाम पर सेकेंड। ये हो गया आपका पहला, यानी कि MCQ भी बन गया और आपका शॉर्ट आंसर भी बन गया। साथ में दूसरा का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच, यानी कि एक बिंदु से कूलाम आवेश दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया आपका विभवांतर कहलाता है। इसको हम, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, यानी कि SI मात्रक। साथ ही साथ अगर आप बात करो, इसको हम लोग कैपिटल V से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो गया। SI मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI यूनिट की बात करें हम यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका वोल्ट। और अगर बात करूं मैं एक और यूनिट की, तो ये हो गया कार्य है, तो कार्य को हम लोग लेंगे, और यहाँ आवेश है तो इसको
कूलाम बोलेंगे, यानी कि जूल पर कूलाम। तो ये हो गया आपका, ये पूरी तरीके से विभवांतर और धारा की मैंने आपको बता दिया आंसर, और कह सकता हूं कि एमसीक्यू कैसे नहीं, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे आप क्या पूछ रहा कि एक किलोवाट घंटे में कितनी, कह सकता हूं कि जूल होती है, या 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो आपको यहाँ पे पता, इस चीज को भी मैंने पहले बताया, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, एक घंटे में जितनी भी वैद्युत ऊर्जा की व्यय होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा। इसको कहा था कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि ये कब कब क्वेश्चंस पूछा गया, ये आपका 2019, 2022 और साथ ही साथ आपका 2024 में पूछा गया। इसीलिए हमें याद यहाँ पे क्या रखना है कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 जूल। आता कैसे, जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 1 किलो वॉट, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 घंटे, 1 घंटे। अब आपको पता है 1 किलो वाट में 1000 वाट होगा, ये हो जाएगा आपका वॉट, और साथ में 1 घंटे में आपको पता है कि 3600 सेकेंड होंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से सेकेंड हो जाएंगे। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, और ये हो जाएगा पीछे इसके कितने 0, 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 और वॉट इंटू यहाँ पे आपका क्या, सेकेंड। और जब आप इसको पॉइंट आगे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा वॉट इंटू सेकेंड दिख रहा, तो आपको याद रखना है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जूल पर सेकेंड, यानी कि वॉट को हम, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे P इज इक्वल टू W/T, यानी कि W का मतलब क्या होता है, जूल, और T की जगह पे हम रखेंगे सेकेंड। यहाँ पे जब आप वॉट की जगह क्या रखोगे, जूल पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड आपका कट जाएगा। कैसे, मैं अभी आपको बता दे रहा। यहाँ पे जैसे ही वॉट यहाँ पे लिखा गया है तो वॉट की जगह हम क्या रखेंगे, जूल पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से, और मल्टीप्लाई क्या है आपका सेकेंड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आपका आ जाएगा, जूल। कुछ इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे दोनों चीजें याद हो, समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से 1 किलो वॉट आर जो होता है वो आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 होगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं यहाँ पे बता दिया कि इसको वॉट इंटू कह सकता हूँ कि वॉट, और इंटू सेकेंड को मैंने किस प्रकार से क्या लिख दिया, जूल लिखा, उसको मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पे आगे क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से। आगे पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया था, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पे शॉर्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, प्रतिरोध का आप फॉर्मूला लिखो। अब ये सारी चीजें आपको अब आपको धीरे धीरे क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 3 सालों में पूछे गए कौन कौन से, 2018 और इसके बाद 2021, 2023। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हो कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है आपका ओम, तो यह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रतिरोध होता क्या है। जैसे किसी भी चालक तार में कह सकता हूं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध एक प्रकार का कह सकता हूं ऐसा कंपोनेंट होता है जो उस तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोध पैदा करता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू आपका होता है V/I। कुछ इस तरीके से आपने इसका फॉर्मूला देख लिया, डेफिनेशन देख ली, जहां पे V क्या होता है आपका विभवांतर होता है, I क्या होता है आपका धारा होता है, R क्या होता है वहां पे आपका प्रतिरोध होगा।
तो इसका जो मात्रक होता है आपको पता होगा कि मात्रक इसका एक तो होता है SI जो होता है वो ओम, और एक और मात्रक होगा इसका क्या, ये है, तो इसका हो जाएगा वोल्ट, और इसका क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसकी दूसरी यूनिट आपको भी याद हो गई। इसको किस तरीके से हम दिखाएं, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको कुछ इस प्रकार से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन, पहला विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका SI मात्रक, उसको किस प्रकार से दिखाते हो, ये सारी चीजें। दूसरा विभवांतर, तीसरा आपका प्रतिरोध, 1 किलोवाट घंटे को अगर बोल देगा तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा दोगे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे जो आपका यहाँ पे लिखा गया है वो है कि ओम का नियम बताता है। क्या बताता है ओम का नियम? मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया था कि ओम का नियम कहता है कि उसमें जो विभवांतर होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कुछ इस तरीके से बताया था आपको, क्या ये कुछ इस प्रकार से होता है। और ये जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कह सकता हूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जिसके बाद आपने इसको फॉर्मूले में के फॉर्म में देखा था, और मैंने इसका एक ग्राफ भी बनाया था, और आपने देखा था कि ग्राफ के अंदर बिल्कुल, और ये जो चीजें हैं यानी कि प्रतिरोध जो है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इससे एक सीधी रेखा वाला ग्राफ बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ये चीजें मैंने बताया था। तो आपको वहां पे फॉर्मूला एक क्या मिला था, R = मिला था V/I, यानी कि इससे हमें किसके किसके बीच संबंध मिला, तो आपको मिला यहाँ पे विभवांतर के बीच, धारा के बीच, साथ में प्रतिरोध के, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका C सही होगा, सॉरी B आपका सही होगा, और ये सारा आपका ओम का नियम हो गया। और यहाँ पे आपने जो ग्राफ देखा था वो किस तरीके से था, तो यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से, ये आपका X एक्सिस, ये Y एक्सिस, इस पे मैंने धारा को दिखाया था, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैंने विभवांतर के बारे में बताया था, विभवांतर, और मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार से आपकी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये आपको ऐसे ही फिगर दे के पूछेगा कि ये जो ग्राफ है वो किसके बारे में बता रहा, तो आपको याद रखना है कि ये विद्युत धारा, विभवांतर और साथ में प्रतिरोध के संबंध को यहाँ पे दिखा रहा। तो वही चीजें हमें यहाँ पे पूछी गई थी। ये क्वेश्चन आपको अभी याद होगा कि आपने तो प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। ये 2024, 2020, 2018 3 साल में ये पूछा गया, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ओम का नियम? सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसी भी चालक तार में जो प्रतिरोध होता है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ में जो धारा बहती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है, और इनके बीच एक क्या होती है, ग्राफ का निर्माण होता है, जिसमें एक सीधी रेखा का निर्माण होता है जो कि प्रतिरोध के बारे में बताता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आप ओम का नियम में पहले उसकी जो मैंने जो आपको ये चीजें बताई, यहाँ पे आप इसको लिखोगे, इसके बाद आप वो ग्राफ बना दोगे, जिससे क्या होगा, आपका ओम के नियम का सत्यापन पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो आप इसका आंसर भी क्या करोगे, कर जाओगे। अब हम यहाँ पे ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसकी बात करते हैं। ये क्या है देखिएगा, 6 नंबर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा कि पहले देख लीजिए, ये 3 साल आपको पूछा गया है। कौन कौन सा? 2019, 2021 और 2024। क्या पूछ रहा? फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। अब आपने फ्यूज के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूज कह सकता हूँ कि फ्यूज एक प्रकार का ऐसा मटेरियल होता है, या फिर कह सकता हूँ एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एक ऐसा तार लगा होगा, आपने देखा होगा, जो कि बिल्कुल पतला होता है। जैसे घरों में क्या होता है, आपने फ्यूज को देखा होगा, जहां पे जब आपके कह सकता हूँ खंबे पर से जो लाइट आती है और मेन करंट आपके जैसे ही घर में एंटर करता है, वहीं पे आपका फ्यूज लगा होता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर हम लोग तार को ऐड किए रहते हैं, यानी कि एक पतला तार यूज करते हैं जिसका गलनांक बिल्कुल कम होता है। ऐसा क्यों करते हैं? बाय द वे, आपके घर में अचानक से लाइट तेज आई, तो तेज आने से क्या होगा, वो उसका गलनांक आपका कैसा होगा, कम होगा। उसका जब गलनांक कम होगा तो विद्युत जब ज्यादा प्रवाहित होगी तो वो जो तार होता है वो आपका बिल्कुल टूट जाता है। उस पूरी डिवाइस को हम लोग फ्यूज कहेंगे, और उस तार को हम लोग फ्यूज तार के नाम से जानते हैं। और उसका गलनांक कम होने की वजह से जैसे ही वो टूट जाएगा, बाकी आपके घरों में जो बिजली जाती रहेगी वो कट जाएगी, और कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।
तो ये करता है क्या, कैसे ये बचाता है, यानी कि तार के अंदर जैसे ही ज्यादा बिजली आ गई या ज्यादा करंट आ गया तो वहां क्यों आया और टूटता क्यों, क्योंकि उसके अंदर उष्मा प्रवाहित हो गई, यानी कि हीट निकलने लगी। तार के अंदर जैसे ही तेजी से आपकी विद्युत धारा आती है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा तेजी के साथ होने लगता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टक्कर करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें से उष्मा निकलती है, उसमें से ऊर्जा निकलती है, और इससे क्या होगा, हमें फ्यूज का जो तार होता है वो पूरी तरीके से बचाता है। तो ये किसके प्रभाव को कम करेगा, तो उम्मीद करता हूं आपको अभी अब आपको आंसर ये समझ में आ गया होगा, ये किसके प्रभाव को कम करता है, वो करता है आपके उष्मा का। तो यहाँ पर आपको उष्मा वाला समझ में आया कि क्यों, क्योंकि जब लाइट आएगी तेजी के साथ, बिजली ज्यादा तेजी के साथ आएगा तो उसके अंदर तारों के अंदर क्या होगी, उष्मा प्रवाहित होगी, और उष्मा प्रवाहित होने से क्या होगा, वो जो कम गलनांक वाला फ्यूज का तार है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा और आपके घरों में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो उपयोग भी उसका कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आपने शक्ति के बारे में जाना होगा कि शक्ति क्या होती है, यानी कि पावर आपका क्या होता है। तो आपने पहले इसके बारे में क्या पढ़ा होगा कि विद्युत ऊर्जा जो आपके किसी भी चालक तार में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है वो किस रेट से होती है, किस दर से होती है, यानी कह सकता हूं किसी भी चालक तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको शक्ति। आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बता दी और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू W/T। क्या बताया मैंने कि किसी भी चालक तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल P से दिखाते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, वॉट। यहाँ पे इसका जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, वॉट। और एक और मात्रक आपका क्या हो जाएगा, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह यानी कार्य है तो इसको हम जूल और इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई कि शक्ति किसे कहते हैं, इसे किस चीज से दिखाते हैं, इसका SI मात्रक क्या है, इस साथ ही साथ एक और इसका मात्रक जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपके 3 सालों में पूछा गया है, कौन कौन सा, 2018, 20, साथ में 23। तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोल रहा, प्रतिरोध बढ़ाने पे धारा का क्या मतलब होगा, यानी कि प्रतिरोध जब आपका बढ़ता है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है तो उसमें धारा का क्या इफेक्ट पड़ता है। और मैंने आपको पहले ही अभी प्रतिरोध के बारे में कुछ बताया कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट का काम करता है, या फिर कह सकता हूं वो धारा के मार्ग में अवरोध को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार आपने भी देखा होगा, कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब R क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। इसका मतलब क्या होता है कि जब धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका जब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे धारा कम होगी, या जब रेजिस्टेंस आपका कम होगा तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी किसी भी चालक तार में। तो क्या पूछा है हमसे पूछा है कि प्रतिरोध बढ़ने पे धारा क्या होगा। यहाँ पे आपने देखा कि प्रतिरोध बढ़ा तो धारा आपका कम हो गया, यानी कि धारा क्या हो जाएगी, घटती है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कब कब पूछा गया, 2018, 2021 और ये देखिए आपके लिए 2025, यानी कि ये इसी साल पूछा गया जो इसके पहले आपका एग्जाम हुआ था। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और कैसे पूछ सकता है कि प्रतिरोध घटने पर धारा क्या होती है, यानी जब घटेगी तो धारा का मान आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे हम जो सवाल लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोल रहा, कब कब पूछा गया, 2018, 2022 और 2024। इससे क्या होगा, ये ईयर लिखने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन आपने जितना भी पढ़ा है उसी आपका आ रहा। तो आइए देखिएगा, सुचालक क्या होता है, कंडक्टर, यानी कि मैंने बताया था कि सुचालक या चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त रूप से यानी कि फ्रीली आपका मूवमेंट करता है, गति करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। तो ये पूछ रहा है कि सुचालक में इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, नहीं ये गलत है आपका, अनुपस्थित होते हैं, ये भी गलत है, मुक्त होते हैं, तो हाँ मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा, मैंने आपको वीडियो में आपने बताया था कि 1 एम्पियर को परिभाषित करिए, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार बन चुका है और ये आपको यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में भी दिख रहा होगा 2020-23 और साथ ही में आपको 25, यानी कि बिल्कुल ये फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए। तो 1 एम्पियर की धारा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे, आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T
टी, आपको ऐसे पता है। और 1 एम्पियर कब होगा, जब कूलाम कितना हो, यानी कि आवेश कितना हो 1 कूलाम, और आपका जो समय हो वो कितना हो 1 सेकेंड हो। तो इसी को हम क्या, तब जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को यहाँ पे आप देखिएगा कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका कैसा है, सही है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि किस प्रकार से 1 एम्पियर को आप परिभाषित कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस में दे दे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इस चीज को कैसे बताओगे, क्योंकि 1 मिनट में आपको बता देता हूं। जैसे आपको पूछेगा कि 1 एम्पियर की धारा को परिभाषित कीजिए, तो क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो उसमें जो प्रवाहित हो तो उसमें जो विद्युत धारा होती है वो 1 एम्पियर की होती है। आपको फॉर्मूला लिख के ये ऐसे दिखा देंगे, और इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 एम्पियर। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये दोनों क्वेश्चन साथ में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताते जा रहा, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कैसे पूछा जाएगा। तो यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया। अभी ऐसा आपके पास 40 क्वेश्चन है, जिससे क्या होगा, पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध होता है जहां पे हम क्या करते हैं, तार की लंबाई को 1 मीटर और साथ में उसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको हम लोग कितना लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो हमें क्या होता है, जो विशिष्ट चालक तार का प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। क्या क्या मैंने बोला, ये इस चीज को हम देख लेते हैं। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, जो कि होगा, आंसर बाद में देखिएगा, पहले समझ लीजिए। मैंने बताया था कि आर जो होता है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जब तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, जब तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी आपका कम होगा। एक और मैंने चीज आपको बताई थी कि जब कोई तार, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे तार, ये तार हुआ, तार की जो मोटाई होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तार अगर मोटा रहेगा तो वहां पे ए क्या हुआ, ज्यादा हुआ है, यानी कि जब अगर तार जो है आपका मोटा है तो रेजिस्टेंस वहां पे कम हो जाएगा, यानी कि तार की चौड़ाई ज्यादा है तो आपका वहां पे प्रतिरोध कम होगा। अगर इसकी चौड़ाई कम है तो वो क्या होगा, प्रतिरोध वहां पे ज्यादा होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या आपका सेकेंड, मैंने इनको जोड़ा था तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यल अपान ए मिलेगा। और जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, यहाँ पे इज इक्वल टू आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, आर मल्टीप्लाई ए अपान एल, यानी कि ये जो रो आपको मैं बता रहा है इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है, जब आप यहाँ पे क्या करो, ये एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि इसको जब हम लोग 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, यानी कि तार की मोटाई कितनी, 1 मीटर स्क्वायर, और साथ में जो लंबाई है वो 1 मीटर हो, तो यहाँ पे जब एक एक रखेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि रो इज इक्वल टू आपका प्रतिरोध हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि जब किसी चालक तार की मोटाई या चौड़ाई कह सकता हूँ 1 मीटर स्क्वायर हो, साथ में उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो तार का जो प्रतिरोध होता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या फिर इसी को आप लोग प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हो। तो हमें यहाँ पे केवल क्या पूछा है, हमें यहाँ पे उसका मात्रक पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया। इसको लॉन्ग में भी पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, उसके फॉर्मूले को डिराइव कीजिए और साथ में उसका मात्रक लिखिए। तो फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया, जो लिखना था इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब इसका हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी यूनिट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, इसका रो का क्या मात्रक यहाँ पे हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे देखिए आर का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और साथ में जो एरिया होता है उसको आप जानते होगे कि मीटर स्क्वायर, और अपान में मीटर, यानी कि जब आपका मीटर से मीटर यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आपका आंसर आएगा, ओम इंटू मीटर। बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया। ये आपको लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा जब किसी चालक तार की कह सकता हूं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, साथ में तार की लंबाई 1 मीटर हो, तो वहां पे विशिष्ट प्रतिरोध यानी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। साथ ही साथ
आप ये फॉर्मूला इस प्रकार से डिराइव कर दोगे, यहाँ पे आप मात्रक लिख दोगे, आपका ये आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन, यहाँ तक 11 हो गया, 12 देखिएगा कि 12 क्या आपसे बोला कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बताए। मैंने बोला कि बताया था आपको प्रतिरोध दो टाइप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो क्या बोला कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जोड़ने पे कैसा होता है, अब हम इसको आपको बता के दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो प्रतिरोध लूंगा कुछ इस तरीके से, अब बता यहाँ पे मैं इसको 2 ओम ले लेता हूं, ये भी कितना 2 ओम, और इसको जब हम आपने देखा होगा कि इसको कुछ इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यहाँ पे R2 यानी कि जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4 ओम। अगर यही कैसा हो आपका समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ जुड़ा हो और ये ऐसे, फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ा, यहाँ पे भी 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम। जब हम जोड़ेंगे तो R इक्वल टू क्या 1/R1 यानी 1/2 प्लस का 1/2। आपने देखा कि 2/2 यानी कि 1 आ गया, 1 ओम आ गया, ये 4 ओम आ गया। तो बताइए श्रेणी क्रम में सारा दोनों तो ठीक था, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ा तो आंसर ज्यादा आ रहा और समांतर क्रम में कर रहा तो कम आ रहा। तो वही हमसे पूछा है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसा होता है, तो लिख सकते हैं बढ़ता है। तो आपको यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या इसका आंसर क्यों है, कैसे हुआ। तो समझ में आया यहाँ तक 12 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे बोला समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कैसा होगा, वहां पे मैंने आपको सीधे बता दिया कि श्रेणी क्रम में आपका बढ़ता है तो समांतर क्रम में आपका क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर घटता है। अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि जिसको आपने पहले ही पढ़ा होगा, आपने इसके पहले यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा यानी कि किसी भी कोई भी तार है, यानी कि आपका कोई चालक तार होता है, तो उसमें आवेश जो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा, आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि विद्युत धारा यानी प्रवाहित होती है जब, तो यानी कि किसी भी चालक तार में विद्युत आवेश वो प्रवाहित जब होते हैं वो, यानी कि जब किसी भी तार के अंदर आवेश आपका प्रवाहित हो तो उसके अंदर कुछ ऊर्जा व्यय होती है, या फिर कह सकता हूं प्रवाहित होने में कुछ कार्य किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कितने साल में कितने साल में पूछा गया, 2018, 24 और 22। यानी कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी हमसे पूछता है, साथ ही साथ क्या पूछता है, मात्रक भी पूछता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब किसी चालक तार में आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं, या फिर जो कार्य किया जाता है इसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग कैपिटल W इज इक्वल टू आपका क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है आपका V और मल्टीप्लाई Q, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। यहाँ पे इसका SI मात्रक होता है आपका क्या, जूल। तो यहाँ पे आंसर जूल हो जाएगा। एक और मात्रक क्या हो सकता है, V है तो वोल्ट और Q है तो सर कूलम, यानी वोल्ट इंटू कूलम लिख सकता हूँ। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे क्या आपका है कि नाइक्रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जैसे नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक प्रकार का ऐसा कह सकता हूँ कि एलिमेंट होता है, या एक प्रकार का ऐसा पतला तार होता है जो ऐसी जगहों पे लगा, ये क्या होते हैं, ये ऐसे तार होते हैं जिनके जो गलनांक होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, यानी ये जल्दी गलते नहीं है। तो इनका उपयोग हम क्या करते हैं, हम लोग हीटर में करते हैं। आपने जो कपड़ा प्रेस कर कपड़े को इस्त्री करने वाला जो आपने प्रेस देखा होगा उसके अंदर हम लोग करते हैं। तो नाइक्रोम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है 2019, 20, साथ में 23, तो आपके लिए भी ये उपयोग मतलब कि उपयोगी है। साथ में अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा, प्रतिरोध किस चीज पे निर्भर करता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रतिरोध के 4 फैक्टर होते हैं जिसपे ये निर्भर करता है, और वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लंबाई है, साथ में उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, साथ में पदार्थ की प्रकृति, और चौथा आपको मैंने ताप के बारे में बताया था। तो आप उस चीज को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बस यहाँ पे हमसे किस चीज के बारे में पूछा है, तो आपका याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो होता है वो और किस पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड होता है, ये और किस पे डिपेंड होता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। जैसे मैंने बताया था कि एक सिल्वर का आप तार ले लीजिए, एक आप तांबे का ले लीजिए, किसमें धारा ज्यादा तेजी से प्रवाहित होगी, क्यों
सिल्वर में, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध कम होता है। तांबा में थोड़ी सी कम प्रभावित होगी क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, वो रुकावट को पैदा करता है। तो 3 यहाँ पे बता दिए। एक और क्या, चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका ताप। तो आपको यहाँ पे 4 चीजें याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। तो कौन कौन सा दिया, चौथा तो हमें दिया नहीं है, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये आपका पूछा गया है, यानी कि ये अभी फ्रेश क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था, तो आपको ये चीजें याद रखनी। मैंने क्या बताया कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स यानी कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे क्या है आपका कि तांबा है। तांबा के बारे में आपने सुना होगा कि जितने भी वायर्स बनते हैं, यानी कि वायर के अंदर जो एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, वो आपका तांबा होता है। यानी कि तांबा से, अगर तांबा के तार के अंदर अगर आपकी बिजली प्रवाहित हो रही है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, तो यानी कि जब वो कंडक्टर होगा यानी चालक होगा तभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुचालक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। बोला कि विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति के बारे में यानी कि पी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा। तो पी बराबर क्या होता है, आपने डब्ल्यू बटा के टी पढ़ा, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। और यहाँ पे आप P बराबर W बटा टी पढ़े होंगे। और एक और चीज, आप जब यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा जब पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि W इज इक्वल टू VIT। आपने ये विद्युत ऊर्जा, जब मैंने विद्युत ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने इस चीज को प्रूव कराया था कि ये किस प्रकार से आता है। तो मैं यहाँ पे वो चीजें अब दोबारा से नहीं करने वाला हूँ, आप एक बार से वीडियो को दोबारा जा करके देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम W की जगह क्या रख सकते हैं, W की जगह हम रख सकते हैं आपका VIT। यहाँ से जब T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर आपको VI मिल जाएगा। वही पूछा है कि शक्ति का इसमें से कौन सा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग पहुंच गए कि 18 तक क्या क्या है आपका। तो यहाँ पे समझ में आया विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, उसको मैंने पहले ही बता दिया, साथ में मैंने ये फॉर्मूले को डिराइव कर दिया। याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा साथ में विद्युत शक्ति, इनके फॉर्मूले को बिल्कुल, जो मैंने बताया था कि रिलेशन इनका कभी कह सकता हूँ प्रतिरोध का विभव के साथ, साथ में धारा का, ऐसे विभवांतर के साथ, इन सब का जो होता है उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस में बनते हैं। मैं जो बताते जा रहा, अगर आप उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर तैयार करेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या बोला, बल्ब का फिलामेंट होता है, आपको याद रखना है ये क्या है, टंगस्टन, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस केवल ये 2019 से नहीं, इसके पीछे भी ये कई सालों में पूछा गया है। बोला कि धारा की परंपरागत दिशा क्या होती है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे मान लीजिए तार होगा, तार के अंदर आपका क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये सारी चीजें। जब इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जब हम इसको कुछ इस प्रकार से किसी बैटरी या कह सकता हूँ एक सेल से हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, जब इधर से धारा आपकी प्रवाहित होना स्टार्ट कर देती है, तो जैसे ये क्या है, धारा इधर से, ये मुख्य धारा है, जब ऐसे ऐसे फ्लो होती जाएगी तो कुछ इस प्रकार से धारा बहती बहती फिर दोबारा आएगी। तो प्रोटॉन क्या करता है, धारा की दिशा में गति करता है, लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसके धारा के बिल्कुल अपोजिट गति करते हैं। तो वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धारा के विपरीत गति करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि किस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका समझ में आ गया होगा, कि किस प्रकार से उसका आंसर बी हो जाता है। आगे क्या बोला, विद्युत धारा है, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होता है, सही हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया। अब इसके बाद आप क्या पूछ रहा कि एक वोल्ट होता है, वोल्ट का मतलब क्या, यानी कि विभवांतर के बारे में। अब यहाँ पे मैंने भी आपको ये पहले भी बताया था कि विभवांतर, एक वोल्ट को आप परिभाषित कीजिए। तो कैसे करेंगे, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, यानी विभवांतर के बारे में कि कार्य होता है एक आवेश को ले आने में बिंदुओं से, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। यानी V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे हमें एक वोल्ट के बारे में करना है, यानी कि जब आपका कार्य कितना हो, 1 जूल हो,
और आवेश कितना हो, 1 कूलम हो, तो जो आपका वोल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। यानी कि कह सकता हूं कि जब किसी दो बिंदुओं के बीच एक किसी बिंदु से 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो और आवेश कितना हो, 1 कूलम हो, तो वहां पे जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट होता है। क्वेश्चन ये आपका 2025 में पूछा गया, 23 और 18 में। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 जूल साथ में 1 कूलम, तो इसका आंसर कौन सा है, जूल और ये कूलम। तो इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर, आपका इसका आंसर हो गया। यहाँ तक 22 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बोला कि घरेलू वोल्टेज कितना होता है, याद रख लीजिएगा ये होता है आपका 220। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा इस चीज को। कितना होता है आपका 220। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल 23 क्वेश्चन हो गए। अब आपको 24 नंबर होगा। बोला कि उच्च प्रतिरोध वाला तार कैसा होगा, कैसा होगा, आइए देख लीजिए। यहाँ पे आर एल हो जाता है, आर 1/a होता है। यानी कि हमसे इसमें क्या दिया है, मोटा दिया है, साथ में पतला दिया है, छोटा दिया है, लंबा दिया है। इसके दो आंसर होने चाहिए, एक क्या, यानी अच्छा उच्च प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि तार जब ज्यादा लंबा होगा तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा, ज्यादा होगा। जब ये कम होगा यानी कि तार की लंबाई कम होगी तो ये कितना, ये यहाँ पे प्रतिरोध भी आपका कम हो जाएगा। अगर इसकी मोटाई ज्यादा है तो ये प्रतिरोध कितना होगा, कम, यानी कि मोटा होगा तो प्रतिरोध तो कम होगा, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं है तो ये गलत हो गया आपका। पतला, पतला का मतलब इसकी कह सकता हूं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका कह सकता हूं कि इसका अगर क्षेत्रफल कम हुआ, कम का मतलब पतला हुआ, तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा। ये बी भी यहाँ पे दिख रहा, और छोटा का लंबा होना चाहिए, मतलब कि ये अगर लंबा तो ये भी, यानी कि इसके ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हैं, बट यहाँ पे कुछ गलत दे दिया है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि अगर पतला है तार यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो ये रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तार लंबा है तो ये यानी कि एल बड़ा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपका बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन दोनों को एक ही में करना चाहिए था, लेकिन ये आपका अलग अलग हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को याद रखिएगा। क्यों, जब लंबाई ज्यादा होगी तभी तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, साथ में जब पतला होगा तो भी रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। यहाँ पे पतला और लंबा दोनों इसका आंसर होगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या, जूल का नियम 2024 में पूछा गया है। इसी को हम लोग जूल का क्या कहते हैं, तापी नियम कहते हैं, तापीय नियम। याद रखिएगा इस चीज को। H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, ये याद रखनी है चीजें, मैंने पढ़ाई है पहले ही। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे, मैं अब उस चीजों को दोबारा से यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल का तापी नियम या जूल का नियम इसे कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2019 से पहले भी ये कई बार पूछा गया, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या बोल रहा है कि H जो क्या है वहां पे उसमें है, I क्या है धारा है, R क्या है रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध, T क्या है टाइम। तो क्या बोला कि जब हम लोग धारा को क्या करें, दोगुनी कर दे, तो उसमें पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, और बोल रहा कि धारा को दोगुना कर देना है, यानी कि I पहले I था, अब हमें इसे क्या करना है 2I कर देना है। तो होगा क्या, पहले सिचुएशन में H1 मान लीजिए, इसको I क्या करेंगे, I यहाँ पे स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे जब हम लोग इसको भी 1 कर देता हूं, और यहाँ पे H2 कर देता हूं, यहाँ पे क्या I2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर टी, यानी कि पहले मैं मान ले रहा कि I था और दूसरी बार 2I हो गया। तो होगा क्या, एक चीज याद रखिएगा, T और R एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जब यहाँ पे हम क्या करें, I1 की जगह क्या रख सकते हैं, 1, क्योंकि उस समय जो धारा थी वो आपका 1 था, 1 एम्पियर की, और जब हम इसको दोगुनी कर देते हैं यानी कि 2I हो जाता है। इसको I को I1 मत मानिए, I1 मत करिए, इसको क्या करिए I लिख दीजिए। यहाँ पे जब हम इसको 2I लिख देते हैं और यहाँ पे क्या 1I, तो होता क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना 1 और ये कितना 4I, I और I आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पहले का ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया। मतलब हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा, हमें पहले जब इसका 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 4 गुना। उष्मा कैसी हो जाएगी, जब धारा को हम लोग यहाँ पे 2 गुनी करेंगे तो आपका जो उष्मा होगा वो कितना हो जाएगा 4 गुना। अगर आपको यही 3 मिल जाता,
मतलब 3 गुना करने पे तो i की जगह क्या 3i का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाता 9, 4 होगा तो 16। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2025 में ये आपका पूछा गया है, यानी कि फ्रेश क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आगे क्या बोला, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, आर से दिखाते हैं। कई बार आपने देखा 2024 में इतने इजी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से बनते हैं। बोला कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, किसमें सर, किसी भी परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। मैंने कुछ बताया था, परिपथ को इस प्रकार से जोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग बैटरी को कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या लगा देते हैं, धारा नियंत्रक लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक अमीटर लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इस तरीके से आपका ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपका प्रतिरोध आपका लग जाता है। इसके बाद ऐसे ही आप इसको करके आगे की तरफ बढ़ा देते हो और यहीं के ऊपर आपका क्या लग जाता, ये आपका वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा, ये लग जाता है। तो आप देख रहे होगे कि ये आर हो गया, ये धारा नियंत्रक हो गया, मीटर हो गया, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे वोल्ट मीटर जो वो उसके क्या है, समांतर है, जबकि अमीटर कैसा उसके श्रेणी क्रम में जुड़ा। आपको ये दिख रहा होगा लाइन से जुड़ा है यानी श्रेणी क्रम में, जबकि ये कैसा जुड़ा है आपका, ये आपका समांतर क्रम में जुड़ा है। तो ये चीजें, यानी कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये चीजें आपको याद रखनी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसे हुआ मैंने पहले ही समझा दिया, और यहाँ पे नीचे आपका आंसर इसका लिखा गया है, क्या आंसर इसका बी हो जाएगा, समझा दिया मैंने। 22 में और 18 में और भी कई सारे साल में ये पूछा गया है। आगे क्या बोला, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को मैंने दिखाया कि वो श्रेणी क्रम में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसका नाम घरों में प्रयोग होने वाली जो धारा होती है, 25 में पूछा गया, वो होता है आपका क्या, एसी करंट होती है, यानी हमारे जो घरों में जो धारा आती है वो एसी होती है। आप याद रखें, एसी और डीसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद आगे अभी 20 क्वेश्चन और एमसीक्यू बचे हैं, फिर आपको थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के साथ, ये खत्म हो जाएगा। बोल रहा कि घरेलू एसी की जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा कि घरेलू कह सकता हूं, घरेलू एसी की जो आवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है, वो होती है आपकी 60 हर्ट्ज। याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे 60 हर्ट्ज नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज होगा। इस चीज को याद रखिएगा, एसी की जो आवृत्ति होगी जिसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा है, तो वो कितना होगा आपका 50 हर्ट्ज होगा। इस चीज को याद रखिएगा, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज। यहाँ पे बोला 1 कूलम क्या होता है, अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू क्या, जैसे आपने Q इज इक्वल टू IT पढ़ा था, यानी कि हमें क्या करेंगे, 1 कूलम को परिभाषित करना है। यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन लिखेंगे, किसी चालक तार में जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यानी कि 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। कब पूछा गया, 2018, 2020, 2023। सेम आगे क्या देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी। क्या बताया था, P इज इक्वल टू W/T। इसके बाद मैंने बताया P इज इक्वल टू W की जगह VIT रखते हैं तो क्या हो जाता है, VI हो जाता है। यहाँ इसमें VI ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको और भी तरीके से आपका भी चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते होंगे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। कैसे, नहीं पता आपको तो देख लीजिए, R इज इक्वल टू V/I, इस वाले से। तो यानी V की जगह हम क्या रख सकते हैं, V की जगह हम रख सकते हैं IR। जैसे आप यहाँ पे IR रखोगे, I²R हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी भी ये फॉर्मूले में कुछ इस प्रकार से हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, I की जगह भी आपका I की जगह भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। 33 में कुछ इस प्रकार, अच्छा विद्युत ऊर्जा हमसे पूछा था, सॉरी यहाँ पे हमसे बस केवल विद्युत ऊर्जा पूछा था, हम ज्यादा ही कुछ करने लगे, हमें लगा इसके फॉर्मूले में से कुछ पूछ दिया। देखिएगा, हमसे विद्युत ऊर्जा पूछा है, यानी P इज इक्वल टू W/T पूछा है, और W ही क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। तो जब इसको आप W का मतलब हमसे W पूछा है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा उस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है।
हमसे विद्युत ऊर्जा पूछा था, सॉरी मुझसे वो गलती हो गई है, मैं इधर क्या किया अब आपको बता दिया किस प्रकार से ये पीटी इसका आंसर यानी कि ए हो गया। आगे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो सिंपल सा ऋणात्मक होता है, ये तो सब जानते हैं। प्रोटॉन का कैसा होगा तो धनात्मक होगा, और न्यूट्रॉन का कैसा तो न्यूट्रल होगा। धारा बहने के लिए क्या आवश्यक है, बंद परिपथ, खुला परिपथ, रबर, प्लास्टिक, तो सर बंद परिपथ। बताया था कि कुंजी लगी रहेगी तो कुछ इस प्रकार, यानी कि जब बंद है परिपथ तो इस प्रकार का साइन होगा, यानी कि ये बंद परिपथ है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये खुला सा रहेगा यानी कि ऐसा दिया रहेगा तो यानी कि खुला है, और इसमें क्या हो रही है, धारा नहीं प्रवाहित हो रहा। अगर उस टाइम आप टच करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बंद परिपथ के लिए 2024, 19, 22 में पूछा गया, याद रखें। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, मैंने बताया गलनांक उसका कैसा होता है, फ्यूज तार कम होता है। क्यों, ताकि जब आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो, यानी ज्यादा तेजी के साथ करंट फ्लो होगी, जिसके कारण वो टूट जाएगा और हमारे घरों में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, कम होता है। तो याद रखिए 3 सालों में पूछा गया, इसके पहले भी पूछा गया ये सारा, बट मैंने 18 से 25 लेके आया तो आपको ये चीजें दिख रही होंगी। बोला कि 1 वॉट कितना होता है, 1 वॉट का मतलब P, वॉट तो पावर यानी शक्ति का ही मात्रक होता है। आपको पता है W/T, यानी कि इसको कितना रख दें, 1 जूल रख दें और 1 सेकेंड रख दें, तो क्या होगा, यानी कि कह सकता हूं इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी जब किसी चालक तार में व्यय होने वाली ऊर्जा 1 जूल, और 1 जूल कितना समय में, 1 सेकेंड में व्यय हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक कह सकता हूं कि 1 वॉट होगा। तो ये आपका ऑप्शन आंसर नंबर ए सही हो गया। बोला किस धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा आपका इस चीज का ए। तो आप याद रखिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि सारे तार में क्या, और सारे तारों में ज्यादातर तांबा का यूज होता है। तो क्या होगा, किस धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो वो हो गया आपका तांबा। पूछा गया 3 सालों में, आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे क्या पूछ रहा, परंपरागत धारा किस दिशा में मानी जाती है, बट ये उल्टा होता है। मानने का है तो वो आपका होता है प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन होता क्या है, वो आपका धारा बहेगी जिधर, इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल विपरीत बहता है। तो याद रखिएगा, परंपरागत धारा का मतलब जब ये जो यहाँ पे आपको बैटरी दिख रही होगी इस प्रकार से परिपथ में, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये कुछ इस तरीके से जब बहती है, मैंने अभी पीछे बना के आपको दिखाई, ये तार यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे कुछ ऐसे तार जब लगा होता है, जो धारा होती है कुछ इसी प्रकार से फ्लो होती है, तो वही यहाँ इधर प्लस हो गया, तो कुछ इसी प्रकार से आपका बहता है। तो वही चीजें यहाँ पे पूछ रहा कि किस प्रकार बहती है परंपरागत धारा, तो याद रखिएगा प्लस से माइनस की तरफ। आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, विद्युत धारा बहने का कारण क्या है, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बहता है तारों के अंदर, जब करंट जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका धारा पूरी तरीके से प्रवाहित होने लगेगी। 3 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि 2 साल पहले ही पूछा गया। तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे क्या पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध किस चीजों पर निर्भर करता है। मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया था कि जो आर होता है वो 4 चीजों पे, कौन कौन से, पहला होता है लंबाई, दूसरा क्या होता है आपका क्षेत्रफल, तीसरा आपको मैंने बताया था पदार्थ की प्रकृति, और चौथा आपका ताप। लेकिन जो हमारा कह सकता हूं कि रो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये पदार्थ की प्रकृति और साथ में ताप पर डिपेंड होता है, पदार्थ की प्रकृति साथ में ताप पर। यानी कि बड़ा तार ले लो, छोटा तार ले लो, तारों के टुकड़े कर दो, उसके जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो बिल्कुल सेम होगा। एक सिल्वर का बड़ा तार ले लो, एक सिल्वर का छोटा तार ले लो, उसमें क्या होगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बिल्कुल सेम ही होगा। तो याद रखिएगा इसका कहाँ गया, इसका आंसर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, एक अच्छा सुचालक कौन सा है इसमें से, सर आंसर होगा तांबा। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होगी, रबर उबर ये सब में कहाँ उतना होगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। धारा का एसआई मात्रक पढ़ चुके हैं आप। क्या पूछा, धारा की एसआई परिभाषा क्या है, तो सिंपल सा आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई इज इक्वल टू होता है Q/T। तो इसी से आप यहाँ पे सॉल्व कर जाओगे, क्या, आवेश बटा के समय, सिंपल सा आंसर हो गया आपका। किसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी कि हमसे प्रतिरोध पूछ रहा किसका अधिक होगा, यानी कि मोटे तार का, यानी कि
पहला क्या है, आर ऐसे कुछ, यानी कि जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटा तार होगा तो प्रतिरोध उसका अधिक होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मोटा तार होगा तो यहाँ पे अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, यानी कि उसकी जब चौड़ाई कम होगी तो इसका, हाँ, ये पतले तार का ज्यादा होगा। बोला बड़े क्षेत्र, जस्ट 1 मिनट हो जाएगी, यहाँ से रुक जाइए, मैं यहाँ पे बता दे रहा। ये हमसे पतले और मोटे के बारे में बता रहा कुछ इस प्रकार से। इस चीज को मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये 44 नंबर का क्या होगा। हमसे पूछा है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो जैसे यहाँ पे पतला तार होगा, पतला यानी लंबा होगा, तो फिर पतला भी होगा, और ये बड़ा छोटा होगा इसका क्षेत्रफल तब, यानी कि जब क्षेत्रफल छोटा कब होगा, जब तार कैसा हो, पतला हो, यानी कि ये इसका क्षेत्रफल कम हो गया तो तार कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैंने यहाँ पे बता दिया क्यों ऐसा होता है। बोला कि किसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है, मैंने बताया कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर के अंदर सबसे कम प्रतिरोध पाया जाएगा, और उसके अंदर जो विद्युत धारा है वो सबसे ज्यादा, यानी उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे तेजी के साथ मूव करता है, सबसे तेजी के साथ गति करता है। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर विद्युत धारा भी तेजी के साथ प्रवाहित होगी, यानी कि उसके अंदर प्रतिरोध आपका कम पाया जाएगा, यानी कि प्रतिरोध उसके अंदर रुकावट कम पैदा कर पाता है। तो आंसर है आपका क्या, चांदी। याद रखिए 2025 में पूछा गया था, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोला कि ऊर्जा का इसमें से सूत्र कौन सा है, ऊर्जा मतलब आपका क्या पूछ रहा, आपको वैद्युत ऊर्जा के बारे में आपसे यहाँ पूछ रहा। तो आपको यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा का कई सारे फॉर्मूले दिए हैं, जैसे क्या मैंने अभी पीछे ही बताया था विद्युत ऊर्जा का, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। जैसे P इज इक्वल टू W/T, तो वैद्युत ऊर्जा पूछा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P इंटू T, ये आपका इसका आंसर होगा। ये अभी मैंने आपको पीछे ही बता दिया। आगे आपके 4 क्वेश्चन और है। विभवांतर का प्रतीक सर कैपिटल भी से दिखा दीजिए, ये आंसर हो गया 2025 में पूछा गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन। शक्ति को सर P से दिखाते हैं, ये भी आपका बी 18, 20, 22 इसमें पूछा गया। 2 क्वेश्चन और आपके लास्ट MCQ बचे हैं, बाकी फिर इसके बाद आपको इतने में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोला कि कौन कुचालक है, कुचालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सर, रबर। यहाँ पे 49 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 49 वाले का आंसर हो जाएगा आपका सी। और तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 50वां क्वेश्चन है, क्या बोला, किस में प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लंबाई जब ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी आपका ज्यादा होगा, यानी कि हमें तार कैसा होना चाहिए, लंबा। तो लंबा कहाँ का, ये वाला ऑप्शन कट गया और ये भी कट गया, अभी 2 आपके ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। और साथ में कैसा हो, अगर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो तार का प्रतिरोध कम हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका चौड़ाई या मोटापन कह सकते हैं कम हो तो इसका प्रतिरोध ज्यादा है, यानी कि पतला उसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका पतले का मतलब उसका क्षेत्रफल जो है वो कम है। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 50 MCQ करवाए और मैंने उसमें बताया कि आपके कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनको मैंने बताया किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। लगभग 15-20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगर आप उतना तैयार कर लोगे और ये 50 क्वेश्चन, तो आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका आता है क्या, अब आपका आ जाता है कुछ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल को हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके हटा देंगे। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको कि कौन कौन से बनते हैं, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक 20 ओम का प्रतिरोध है, पहला क्वेश्चन है, 2018 में ये आपका पूछा गया था, याद रखिएगा इस चीज को। बोला कि 20 ओम का प्रतिरोध है जिसमें धारा कितनी बह रही, 2 एम्पियर, और विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ए वाले को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ए वाले को सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले हमें जो जो चीजें दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया है, हमें आर की वैल्यू दी गई है कितना, 2 ओम। इसके बाद धारा दी गई है, यानी आई की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 2 एम्पियर। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। क्या क्या मिला, ये मिला, ये मिला, यानी कि आर की जगह 2 रखेंगे, ये आई की जगह 2 रखेंगे, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो गया, इज इक्वल टू भी, यानी कि भी की वैल्यू आप कितनी आ गई, 4 वोल्ट। बस यही आपसे पूछा गया था, सिंपल सा है।
बी वाले को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, बोला कि 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती है, कुल आवेश हमें बताइए। क्या क्या दिया है हमें, दिया है धारा, यानी कि आई का वैल्यू दिया है कितना, 5 एम्पियर। इसके इसके याद रखिएगा कि इसका हमको साथ में मात्रक भी लिखना है, नहीं तो फिर ये आपका गलत मान लिया जाएगा। यहाँ पे टाइम दिया है कितना, 10 मिनट। आपको पता है कि हम इसको सेकेंड में करते हैं, हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब 10 को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 600 ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब हमें क्या पूछा है, क्यू पूछा है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, और तो क्यू आई की वैल्यू क्या रखेंगे 5 और इसकी वैल्यू 600, कितना आ जाएगा 3000 आपका क्या कूलम। ये आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन कितने 2018 में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या बोला कि 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब कितनी धारा लेगा, यानी कि P की वैल्यू दी गई है और W की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे एक ऐसा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए, शक्ति के लिए, जिसमें क्या है आपको वोल्ट दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, वॉट दिया है, यानी कि वोल्ट हो गया, ये हो गया वॉट। और आपने यानी कि पहले हम लिख लेते हैं इस चीज में, हमें दिया क्या है 2019 का क्वेश्चन है, हमें ये क्या दिया है, वोल्ट दिया है, यानी कि V की वैल्यू दी गई है कितनी, 220 वोल्ट, और साथ में और क्या दिया गया, वॉट है, तो यानी कि P दिया है कितना 100 वॉट। हमसे क्या पूछ रहा, हमसे धारा पूछ रहा है, यानी कि I पूछ रहा, यानी कि हमसे धारा पूछ रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, तो P इज इक्वल टू W/T पढ़ा है, और W की जगह VIT ये भी आपने पढ़ा है, और जब T से T कैंसिल यानी कि P इज इक्वल टू VI होता है, तो हमें इसी फॉर्मूले पे लगाना है, P इज इक्वल टू VI, और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 100 और V की वैल्यू कितनी है 220 और मल्टीप्लाई I। इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा, ये हम इस फॉर्मूले पे लगाएंगे, याद रखिएगा इस चीज को, हम किस फॉर्मूले पे लगाएंगे, P इज इक्वल टू VI। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/220, 10 कैंसिल हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 और 5, कितना आएगा, कर लीजिएगा इसको, कुछ इसी प्रकार से आएगा, इतना एम्पियर करीब लगभग आएगा, तो आप इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे अगला जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन बोला कि क्या है, 4 ओम साथ में 6 ओम को कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस कैसे, कुछ फिगर इस प्रकार से बना के, ये ऐसे है, ऐसे है, ये भी ऐसे है, ऐसे कुछ ऐसे जोड़ा गया। बोला कि ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। ओके, कैसा दिख रहा, समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, तो समांतर क्रम का आप जानते होंगे R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। यहाँ पे हम लिख लेंगे R1 की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस 1/6। इसका क्या करेंगे 1/R इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 24, ये करेंगे 6 और ये करेंगे आपका 4, यानी कि यहाँ पे साइड में लिख ले रहा 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/24, कुछ इस प्रकार से। जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/10, और जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 ओम, ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा। क्या फिर से एक बार मिला लेते हैं, आपका 4 ओम दिया था, 4 ओम 6 ओम, दोनों को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, फिर एलसीएम लिया तो 10 हो गया। हाँ ठीक है, आपका ये आंसर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, आपको फॉर्मूले याद रखने तभी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस हमें फॉर्मूले आने चाहिए। क्या बोला कि 12 वोल्ट, ये V का मतलब वोल्ट, बैटरी में 3 एम्पियर की धारा देती है, प्रतिरोध का मान बताओ। सिंपल सा, फिर वही जो आपने क्या क्या दिया है, V दिया है हमें क्वेश्चन नंबर ए वाले में, V दिया है 12 वोल्ट, और क्या दिया है हमें, धारा दी गई, यानी कि हमें I की वैल्यू दी गई है कितनी 3 एम्पियर। हमसे क्या पूछा है, R पूछा है, हमसे R की वैल्यू पूछी है, तो R इज इक्वल टू V/I, ये आपका फॉर्मूला हो गया। R इज इक्वल टू रखेंगे यहाँ पे 12/3, तो कितना आ जाएगा आपका 4 ओम, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में पहला क्वेश्चन आ गया होगा। दूसरे में क्या पूछ रहा,
5 एम्पियर की धारा में 30 सेकेंड बहती है, उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे इसमें क्या पूछ रहा, उष्मा पूछ रहा। उष्मा का मतलब हमसे हीट पूछ रहा। तो क्या क्या इसमें हमें दिया गया है, मैं पूछ रहा कि 5 एम्पियर धारा वाले तार में 30 सेकेंड में उष्मा उत्पन्न होने वाली उष्मा ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें इसमें तो वोल्ट दिया ही नहीं है, विभवांतर दिया नहीं है। हमें लग रहा है ये आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपका गलत हो गया है। तो इस चीज को यहाँ पे मैं सही कर रहा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, आप इसको यहाँ पे आवेश कर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आवेश। आवेश हमें ज्ञात करना है। दिख रहा होगा ये आवेश हो गया। रुक जाइए, मैं इसको बिल्कुल ब्लैक कर दे रहा, जिससे क्या होगा आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं और अच्छे से। ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका हो गया क्या, आवेश। तो आवेश पूछ रहा, तो आवेश अब तो आप निकाल ही लोगे कौन किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू आई टी। इस चीज को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा, आप लोग इस चीज को कर लीजिएगा। Q इज इक्वल टू आई टी पे रखेंगे तो आई की वैल्यू 5, इसका 150 आपका कूलम आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा कि 60 वॉट 220 वोल्ट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चल रहा है, तो 30 दिनों में कितनी ऊर्जा खत्म होगी। तो करना क्या है आपको, आपने एक यहाँ पे क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा होगा, किलो, यानी कि जो हम लोग यूनिट निकालते हैं, यानी कि जो हम लोग यूनिट निकालते हैं, यूनिट की संख्या, यूनिट संख्या मैंने पढ़ाया था इस चीज को। सॉरी, यहाँ पे संख्या रहेगा, ये हो जाएगा संख्या। तो आप पढ़े होंगे इसमें कि पहले क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट का मतलब कितना वोल्ट किसी भी चीज का खर्च हो रहा। इसके बाद आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये भी होता है, एक और होता है आपका, क्या होता है वो, देखिएगा ध्यान से, होता है वो आपका वॉट इंटू घंटा और बटा के आपका क्या होता है 1000। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 1000 कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं, कोई चीजें कितनी। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा कि हम निकाल लेते हैं, पहले 60 वॉट दिया है तो यहाँ पे 60 रख लो, और ये 1 दिनों का मैं पहले निकाला, फिर इसके बाद 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे आप वोल्ट दिया था यहाँ पे, अच्छा टाइम भी दिया है ना, तो जब टाइम वाले से, मैं इसके 2 फॉर्मूले आपको पूरी तरीके से लिख के दिखा दे रहा है, ये दोनों से लगते हैं। मतलब कि मैं बता दूंगा कि किस पे क्या रहेगा, तो हमें क्या पता चले। जैसे एक होता है यूनिट हमें निकालने के 2 फॉर्मूले, क्या होता है, यूनिट संख्या निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है वोल्ट मल्टीप्लाई समय, और यहाँ पे समय लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एम्पियर लिख लो पहले ही, यानी कि धारा लिख लो, एम्पियर लिख लो या धारा लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा आपका एम्पियर, और इनटू क्या होता है घंटे, और बटा के क्या हो गया आपका 1000। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है आपका कौन सा, वॉट इंटू घंटे और बटे के 1000, मतलब 1000। तो ये चीजें अभी हमें नहीं लगानी, तो हम इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। और देखिए इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या क्या दिया है, हमें बोला कि 60 वॉट दिया है, 60 वॉट, और 220 वोल्ट दिया है, और साथ ही साथ और क्या दिया है आपका, घंटे दिया है 30 दिनों के लिए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, और उससे पहले मैं ये नीचे वाले को बता के फिर आपको बता दूंगा उसको। देखिएगा ध्यान से, बी वाले को मैं पहले सॉल्व कर रहा, क्या बोला कि ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे जोड़े गए हैं। तो इस चीज को हमें देखना है, ये 2 है 3 है 5 है, तो जोड़ेंगे कैसे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 और +5 मतलब 10 हो जाएंगे। 10 ओम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस चीज को मैं अभी जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा बाद में बता दे रहा, एक बार मैं उसको थोड़ा सा देख लूंगा कि और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या बोला कि दो बल्ब हैं 40 वाट के और 100 वाट के, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल धारा हमें ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, ये 220 वोल्ट का है, ये 40 वाट का है, ये सारी चीज ये क्वेश्चंस है। और ये नीचे भी आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसमें आवेश निकालना है, इस चीज को भी अभी इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। मैं न्यूमेरिकल को आप दिखा दे रहा है। इसमें क्या है, आर दिया है, आई दिया है, तो हमसे शक्ति पूछा है, यानी कि जो पी वाला फॉर्मूला होता है जो आर के पदों में और आई के पदों में होता है उस चीज पे ये निकल जाएगा। यहाँ पे वोल्ट दे दिया, यहाँ पे 4 ओम इनको जोड़ करके आप धारा निकाल दीजिएगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ये भी कुछ इसी प्रकार से है, इनको समांतर क्रम में जोड़ना है, वो भी आपको धारा दिख रही, ऐसे आप यहाँ पे इसको कर लीजिएगा। और बाकी ये भी कुछ क्वेश्चंस है, वोल्ट दिया है, वॉट दिया है, कितनी धारा लगेगी, सेम इसी तरीके से बोला कि 100 वाट 60 वाट बल्ब में फ्यूज उड़ने की संभावना किसकी अधिक होती है सर, 60 वाट की होती है, क्योंकि इसका कह सकता हूँ कि जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। क्यों, आप एक फॉर्मूला होता है आपने ये चीजें देखी होंगी कि जब धारा कम हो यानी कि वोट ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि वो उसमें धारा ज्यादा बहेगी। अगर यहीं पे वोट क्या है, कम है, यानी कि ये कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है। क्या मैंने बोला कि जब वोट ज्यादा यानी कि पावर ज्यादा होती है तो उसकी प्रतिरोध कम होती है, तो उसमें ज्यादा तेजी के साथ धारा बहेगी। और ये इस प्रकार से 60 वोल्ट इसका क्या होगा, इसका मेन आंसर होगा कि 60 वोल्ट का जो बल्ब है वो जल्दी फ्यूज होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर धारा की वजह से वो कम वाट है और वो जल्दी ही उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। ये इसको समान श्रृंखला और समांतर क्रम दोनों में जोड़ना है, आप इस चीज को देख लीजिएगा। आगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका ग्राफ बनाई। ओम के नियम को मैंने पहले बता दिया, इसके ग्राफ के बताया, इसके बाद मैंने बताया कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर आपका डिपेंड होता है, तो आप इस चीज को मैंने पहले भी पढ़ाया है। अब आप मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं अपने वीडियोज में वो सारे से क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कब कब पूछा गया इस चीज को देख लीजिएगा। ये आपका 3 सालों में पूछा गया, 2018, 20 और 23 में। इसके बाद प्रतिरोध पूछ रहा, प्रतिरोध क्या है, इसके कारकों का वर्णन कीजिए। मैंने जो अभी आपको बताया कि कारक 4 कारकों पर डिपेंड होता है। कब कब पूछा, 2019, 22 और 24। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर बताइए। जब अनंत से किसी बिंदु एक कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाते हैं उसको विद्युत विभव, और दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर। मैंने इन सारी चीजों को पहले ही पढ़ा रखा है। श्रेणी क्रम के बारे में बताइए, फॉर्मूले को निगमन भी करना मैंने सिखाया और उसको किस प्रकार से लिखते हैं ये चीजें आप यहाँ पे कर लेंगे। आगे बोला विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, यानी कि पावर क्या होती है उसको आप लोग यहाँ पे परिभाषित करके इसके सारे सूत्रों को यहाँ पे क्या कीजिएगा, निगमन इसका कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और क्या आपका हीटिंग इफेक्ट क्या है, यानी कि वैद्युत तापन, यानी कि जो विद्युत उष्मा है उसी चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है। जूल का नियम मैंने बताया, H = I² RT। 2018, 20, 23, 25 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी पिछले साल ही पूछा गया था। ये प्रतिरोधकता मैंने बता दी कि विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखिए। अब सारी चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है। ये विद्युत धारा किसे कहते हैं ये भी आपको पता है, मैंने बता दिया पहले। घरेलू विद्युत परिपथ के मुख्य भागों का वर्णन कीजिए, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने उसमें आपको प्रतिरोध बताया था, मीटर बताया था, वोल्ट मीटर बताया था, फ्यूज बताया था, ये सारी चीजें वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, तो आप उस चीज को देख लीजिएगा। यहाँ पे विद्युत परिपथ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपने घरों में बिजली बिल कैसे लगाते हैं, किलोवाट की व्याख्या कीजिए, और यूनिट कैसे निकाला जाता है उस चीज को यहाँ पे हमसे पूछ रहा। और आगे क्या है, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको मैं जल्दी से आपको बता दे रहा, फिर ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा है। तो अगर बाय द वे मैं इस चीज को मैं यहाँ पे इस चीज को खींचूंगा तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये आपका कुछ इस प्रकार से ये आपका फिगर बन जाएगा। यहाँ से इस चीज को मैंने पकड़ के कुछ इस प्रकार से खींचा तो ये ऐसे हो गया। ये कितना है, 1 ओम। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में। ये कितना है, 1 ओम है, और ये भी कितना है, 1 ओम है। ये कितना है, 2 ओम है। हमसे क्या पूछ रहा, फाइनल हमसे प्रतिरोध पूछ रहा।
आप देख रहे होगे कि वो ये किसमें है, श्रेणी क्रम में। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 और 1 दो मिल जाएगा। कह सकता हूं कि R1 की वैल्यू 2 ओम मिल गई, और इसके बाद जो आपका यहाँ पे R2 है वो भी कितना है, 2 ओम आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो अब हमको दिख रहा कि ये दोनों समांतर क्रम में, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसको यहाँ पे 2 और 2 करोगे, 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 ओम इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको हम लोग समांतर क्रम में है तो जोड़ लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 से, ये 1/2 यानी कि 1 आ गया, और जैसे ही 1 और ये 2 जोड़ोगे आपका 3 आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर 3 आएगा। ये यहाँ पे A का आंसर आया 1 ओम और B का आंसर आया आपका 3 ओम। और ये पीछे भी पूछा गया ऐसे ही क्वेश्चन, बस ज्यादा हार्ड नहीं, बस आपसे ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला कि ये इसका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। कैसे, इस चीज को फिर से खींचेंगे, यानी कि 1 1 2 हो गया, और दोनों फिर समांतर क्रम में बिल्कुल सेम इसकी तरीके इस तरीके से आ जाएंगे। तो यानी कि ये ऊपर का 2, ये नीचे का 2, दोनों समांतर क्रम में, यानी कि 1/2 और 1/2 यानी 1 आ गया। तो यानी कि इसका पूछ रहा कि तुल्य प्रतिरोध, हमें ये लिखा है तुल्य प्रतिरोध, तो हमसे निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1 ओम। धारा हमसे पूछ रहा, तो R आपका कितना आ गया, 1 आ गया। V हमें कितना दिखा रहा सर, 2 वोल्ट दिखा रहा। तो हमसे क्या पूछ रहा, I की वैल्यू, तो R इज इक्वल टू होता है V/I। यहाँ R की जगह 1 रखूंगा, V की जगह 2, और I को इधर क्रॉस कर दिया तो कितना V/R हो गया, यानी 2/1, यानी कि कितना आ गया 2 एम्पियर आपका आंसर हो गया। A और B के बीच का विभवांतर है सर 2 वोल्ट, इसका आंसर हो गया। क्या पूछा है कि A और B के बीच का विभवांतर हमसे पूछ रहा। इस चीज को देखिए, ये यहाँ पे आपका नहीं है, ये 10 वोल्ट वैसे ही अगले क्वेश्चन का दे दिया है। आगे इसमें क्या पूछ रहा कि तुल्य प्रतिरोध, बिल्कुल सारा सेम क्वेश्चन वैसे ही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चैप्टर की कह सकते हैं कि समाप्ति कर दे रहे हैं, यानी ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे 50 MCQ जो करवाए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस लेके आए, न्यूमेरिकल लेके आए, मैं आपको बस केवल ये दिखाना चाहता था कि आपको लगता है कि ये कहाँ से आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपके कैसे बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। और ये चीज सारी चीजें आपको कब क्लियर हो जाएंगी, जब आप सारे कॉन्सेप्ट सारे थ्योरी को पढ़े रहेंगे। तो ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं हो जाए। उम्मीद है इसमें का 99% आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। कब, जब आप सारे लेक्चर्स को मतलब अच्छे से देखे रहोगे, सारी चीजें कॉन्सेप्ट थ्योरी सब कुछ पढ़े रहेंगे, तो ये आपका इजीली हो जाएगा। हाँ, 1% में आपको थोड़ी बहुत चीजें नई याद रखनी होंगी, जिससे क्या होगा आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होंगी, और देखिएगा कि एग्जाम में इसी के अंदर से आपका सारा चीज हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट वाले सारे वीडियो और ये एक आप MCQ और साथ में क्वेश्चन वाले वीडियो देख लिए, तो आपका क्या होगा, ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आप सभी की एक बेहतर तैयारी हो सके। और चैनल के सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और सारे वीडियो को बनाने के लिए। और भी जितने भी सारे चैप्टर्स हैं सबके मैं इसी प्रकार से MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो भी है सब कुछ लेके आऊंगा। और ये तो केवल अभी बस केवल विद्युत का है, इसके अलावा मैं बाद में आपको एक ही साथ आपके रसायन विज्ञान का एक बार में करूंगा, दूसरी बार में आपका जीव विज्ञान का, और तीसरी बार में आपका पूरी फिजिक्स का। जिसके बाद क्या होगा, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। साथ ही और भी सारे सब्जेक्ट्स का मैं धीरे धीरे करके आपको ऐसे ही सारी चीजों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। धन्यवाद।